सोच के देख, तेरी लाइफ में रोजाना हजारों फैसले होते हैं। सुबह उठकर तय करना है कि जिम जाना है या सोते रहना है। कॉलेज या ऑफिस में काम को ईमानदारी से करना है या बस दिखावा करना है। किसी से बातचीत में गुस्सा पकड़ना है या शांत रहना है। ये छोटे छोटे डिसीजंस ही मिलकर तेरे पूरे भविष्य का नक्शा बनाते हैं। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे दिमाग के अंदर ऐसे दो सिस्टम काम करते हैं जो हर वक्त तेरे हर फैसले को कंट्रोल कर रहे हैं? एक तेज, भावनाओं वाला और दूसरा धीमा लेकिन सोच समझकर कदम रखने वाला। डैनियल काहनमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो यही राज खोलती है। ये किताब तुझे दिखाती है कि तेरा दिमाग कैसे शॉर्टकट्स लेता है, कैसे इल्यूजन्स में फंस जाता है और कैसे छोटी सी आदतें तुझे बड़ी गलतियों तक ले जाती हैं। लेकिन साथ ही ये भी सिखाती है कि अगर तू इन पैटर्न्स को समझ ले तो अपने डिसीजंस को और शार्प बना सकता है। सोच गलतियों से बचेगा, पैसे और रिश्तों को संभालना आसान होगा और लाइफ की हर बड़ी चॉइस तुझे सही दिशा में ले जाएगी। इस किताब से तू सीखेगा कि क्यों तेरा दिमाग कई बार बिना सोचे समझे फैसले कर लेता है, कैसे छोटे छोटे बायस और इल्यूजन्स तुझे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे सही सवाल पूछकर और सही सिस्टम बनाकर तू अपनी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकता है, और सबसे जरूरी, कैसे अपने सोचने के तरीके को बदलकर तू अपनी जिंदगी की क्वालिटी बदल सकता है। तो भाई, ये किताब सिर्फ साइकोलॉजी की बातें नहीं करती, ये तुझे मिरर दिखाती है तेरा दिमाग कैसे काम करता है और तू उसे कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकता है। जिंदगी में सही डायरेक्शन पाने के लिए ये किताब तेरे लिए एक कंपास है। चैप्टर 1, हमारा दिमाग दो मशीनों पर चलता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। भाई, जरा अपने दिमाग को दो अलग अलग मशीनों की तरह सोच। पहली मशीन है सिस्टम 1। ये उस पुराने बाइक के सेल्फ स्टार्ट की तरह है, दबाते ही तुरंत चालू हो जाती है। ये सोच तेज है, ऑटोमेटिक है और इसमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगती। तेरे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले, जैसे कि भीड़ में अचानक रुक जाना, किसी चेहरे पर गुस्सा या मुस्कान पहचान लेना, या फिर चाय गर्म है ये समझ जाना, सब सिस्टम 1 कर रहा है। अब आते हैं दूसरी मशीन पर, सिस्टम 2। ये वैसे है जैसे गाड़ी का हेवी गियर। इसमें ताकत भी है और कंट्रोल भी, लेकिन इसे चलाने में मेहनत लगती है। जब तू कोई टफ मैथ्स का सवाल हल करता है, जब तू करियर का बड़ा फैसला लेता है या जब तू इन्वेस्टमेंट करने बैठता है, ये सब सिस्टम 2 का काम है। यहां दिमाग को फोकस चाहिए, एनर्जी चाहिए और धैर्य चाहिए। डेनियल काहनेमैन कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके डिसीजंस सिस्टम 2 यानी सोच समझ कर लिए जाते हैं, लेकिन सच ये है कि 90% डिसीजंस सिस्टम 1 से आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम 1 शॉर्टकट्स लेता है और शॉर्टकट्स कई बार गलतियां करवा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तू किसी बंदे को पहली नजर में देखकर सोच ले ये भरोसेमंद है या ये काम का नहीं है, तो ये सिस्टम 1 की जजमेंट है। लेकिन कई बार यही जजमेंट गलत भी साबित हो सकती है। सोच के देख, अगर तू एग्जाम में किसी सवाल को बिना ध्यान से पढ़े आंसर मार्क कर देता है और बाद में रियलाइज होता है कि गलती हो गई, तो ये सिस्टम 1 की वजह से हुआ। लेकिन अगर तूने थोड़ी देर एक्स्ट्रा दी होती, सिस्टम 2 ऑन किया होता, तो शायद वही गलती बच जाती। अब सवाल ये है, क्या सिस्टम 1 बुरा है? बिल्कुल नहीं। अगर ये ना हो तो तू रोजमर्रा के सिंपल काम ही नहीं कर पाएगा। जैसे बाइक चलाते वक्त हर बार सोचना पड़े कि क्लच कब दबाऊं, ब्रेक कब लगाऊं, तो तू थक जाएगा। सिस्टम 1 ही तुझे स्मूथ बनाता है। लेकिन जहां बड़ी और इंपॉर्टेंट चॉइसेस लेनी है, वहां सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अब तेरे लिए एक छोटा सा अभ्यास है। जब भी कोई बड़ा फैसला सामने आए, करियर का हो, पैसों का हो, रिश्तों का हो या फ्यूचर का, तो खुद से ये सवाल पूछ, क्या मैं अभी ऑटो पायलट यानी सिस्टम 1 पर चल रहा हूँ या मैंने सच में सिस्टम 2 को ऑन किया है? ये एक छोटा सा सवाल ही कई बार तुझे गलतियों से बचा लेगा और तुझे सही दिशा दिखा देगा। चैप्टर 2, हमारा दिमाग आसान चीज़ों पर जल्दी भरोसा कर लेता है, कॉग्निटिव ईज और इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भाई, कभी नोटिस किया है कि जब तू किसी चीज को बार बार सुनता है तो वो तुझे सच लगने लगती है, इवन अगर वो पूरी तरह सच ना भी हो? यही है दिमाग का खेल। डेनियल काहनेमैन इसे कहते हैं कॉग्निटिव ईज। हमारा दिमाग उस जानकारी को ज्यादा सही मान लेता है जो सिंपल हो,
फेमिलियर लगे या बार बार सामने आए। मान ले तूने किसी न्यूज चैनल पर एक खबर 2-3 बार सुनी, फिर चाहे वो खबर पूरी तरह फैक्ट चेक ना भी हो, तेरे अंदर भरोसा जम जाएगा कि हाँ, ये सही है। या फिर एग्जाम में कोई फॉर्मूला बार बार रिवाइज करने के बाद तुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये परफेक्टली आता है, लेकिन रियलिटी में कई बार याद किया हुआ गलत भी हो सकता है। यही ईज हमें देता है इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी हमें लगता है कि हम सब समझ गए हैं, जबकि सच में हमने आधा भी नहीं पकड़ा। एग्जाम्पल ले, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो लोग मान लेते हैं कि उन्हें पूरा सिस्टम समझ आ गया है और अब वो एक्सपर्ट इन्वेस्टर हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है, सबका इल्यूजन टूट जाता है। सोच के देख, तू क्रिकेट मैच देख रहा है, एक बैट्समैन लगातार बाउंड्रीज मार रहा है। अब क्राउड कॉन्फिडेंटली बोलने लगता है, आज सेंचुरी पक्की है, लेकिन अगले ही ओवर में वो बोल्ड हो जाता है। यही कॉग्निटिव ईज है। दिमाग ने रीसेंट एक्सपीरियंस को इतना आसान मान लिया कि उसे फ्यूचर का सच समझ लिया। प्रॉब्लम यही है, आसान दिखने वाली जानकारी अक्सर अधूरी होती है और हमें गलत डायरेक्शन में धकेल देती है। हम सोचते हैं हम सब जानते हैं, जबकि सच ये है कि हमने बस सरफेस टच किया है। तो सॉल्यूशन क्या है? भाई सिंपल है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन बहुत आसान लगे, खुद से पूछ, क्या मैंने इसे गहराई से चेक किया है या बस फेमिलियर लगने की वजह से मान लिया? जिंदगी के बड़े फैसलों में यह सवाल तुझे बचाएगा। तेरे लिए एक छोटा सा अभ्यास, जब भी कोई बात बार बार सुनकर सच लगे या कोई ऑप्शन बहुत आसान दिखे, थोड़ा रुक, सिस्टम 2 को ऑन कर, डिटेल्स वेरीफाई कर और फिर फैसला ले। ये छोटा सा पॉज तुझे कॉग्निटिव ट्रैप से निकालकर सही चॉइस करने में मदद करेगा। चैप्टर 3, शुरुआती जानकारी हमारे फैसलों को शेप कर देती है। एंकरिंग इफेक्ट। भाई, कभी तूने मोल भाव किया है? दुकानदार बोला, ये जैकेट 5,000 की है। अब तू बोलेगा, भाई 3,000 दे दूंगा। लेकिन जरा सोच, तूने 3,000 क्यों बोला? क्योंकि दिमाग ने ऑटोमेटिकली 5,000 को बेस बना लिया और उसी से नेगोशिएशन शुरू किया। यही है एंकरिंग इफेक्ट। डैनियल कानेमन बताते हैं कि जब हमें कोई पहली जानकारी मिलती है, हमारा दिमाग उसी को पकड़कर एंकर बना लेता है। फिर चाहे वो जानकारी पूरी तरह इरेलेवेंट क्यों ना हो, बाद के सारे डिसीजंस उसी एंकर के आसपास घूमते रहते हैं। मान ले किसी एग्जाम के एमसीक्यू में तुझे पहला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। अब भले असली आंसर ऑप्शन सी हो, लेकिन तेरा दिमाग बार बार ऑप्शन ए की तरफ खिंच जाएगा, क्योंकि वही पहला एंकर बन चुका है। एक और एग्जाम्पल ले, शॉपिंग वेबसाइट्स। कोई प्रोडक्ट पहले 99,999 रुपये लिखा हो और ऑफर में चौड़ी 999 कर दिया जाए। अब तुझे लगेगा कि तूने बड़ा डिस्काउंट पा लिया, लेकिन असली सवाल है, क्या 49,999 सच में उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, या तेरा दिमाग सिर्फ पहले वाले 99,999 से एंकर हो गया है? प्रॉब्लम यह है कि एंकरिंग हमें बहुत बार गलत फाइनेंशियल और पर्सनल डिसीजंस तक ले जाती है। जॉब इंटरव्यू में, सैलरी डिस्कशन हो या किसी रिश्ते में पहली छाप, हर जगह ये एंकर हमारी जजमेंट को क्वाइटली इन्फ्लुएंस करता है। तो सॉल्यूशन क्या है? भाई, जब भी कोई पहली जानकारी मिले, खुद से पूछ, क्या मैं इस पर इसलिए भरोसा कर रहा हूं क्योंकि ये सच में सही है, या बस इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले आया? और अगर मामला बड़ा है, करियर, पैसे या फ्यूचर, तो एंकर से बाहर निकलकर फ्रेश नजर से देख। तेरे लिए छोटा सा अभ्यास, अगली बार जब तू नेगोशिएशन करे या कोई ऑफर देखे, तुरंत फैसला मत ले। पहले खुद से पूछ, क्या ये नंबर या पहली छाप मेरे दिमाग का एंकर बन चुकी है? अगर तू ये पहचान लेगा तो हाफ बैटल जीत जाएगा। चैप्टर 4, याद की आसानी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। अवेलेबिलिटी, ह्यूरिस्टिक। भाई, कभी नोटिस किया है, जैसे ही न्यूज में प्लेन क्रैश आता है, अचानक लोगों को लगता है कि अब फ्लाइट लेना सेफ नहीं है। लेकिन असली फैक्ट यह है कि फ्लाइट आज भी सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट है। फिर डर क्यों लगा? क्योंकि दिमाग ने हाल की मेमोरी, वो क्रैश वाली खबर, बहुत आसानी से रिकॉल कर ली और उसी को रियलिटी मान लिया। यही है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। डेनियल कानेमन कहते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर उसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेता है जिसे याद करना आसान हो। यानी जो चीज रीसेंट हो, ड्रामेटिक हो या बार बार रिपीट हुई हो, वो हमें डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ी लगती है। सोच के देख,
स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल पकड़। अगर तूने सुना कि तेरे एक दो दोस्त इन्वेस्टिंग में पैसा गंवा बैठे, तो तेरा दिमाग तुरंत बोलेगा, भाई ये बहुत रिस्की है। जबकि सच ये है कि लाखों लोग रोज सही स्ट्रेटेजी से पैसा कमा भी रहे हैं, पर तेरा दिमाग उन्हीं लॉसेस को ज्यादा तवज्जो देगा जो आसानी से रिकॉल हो रहे हैं। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल, अगर किसी मोहल्ले में लगातार 2-3 चोरियां हो जाएं, तो लोग मान लेते हैं कि पूरा इलाका अनसेफ है, जबकि असली क्राइम रेट वही हो सकता है। लेकिन दिमाग रीसेंट और एक्सेसिबल मेमोरीज को ही अल्टीमेट ट्रूथ मान लेता है। प्रॉब्लम यही है। अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक हमें फैक्ट से दूर कर देती है। हम नंबर्स और एविडेंस पर नहीं, बल्कि यादों और फीलिंग्स पर डिसीजंस लेने लगते हैं, और ऐसे डिसीजंस अक्सर गलत साबित होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? भाई सिंपल है। जब भी कोई डर, रिस्क या डिसीजन रीसेंट मेमोरी के आधार पर बहुत बड़ा लगे, तो खुद से पूछ, क्या मैं सच में डेटा पर सोच रहा हूं या बस अपनी याद की आसानी से इन्फ्लुएंस हो रहा हूं? फैक्ट्स और एविडेंस कलेक्ट कर, फिर चॉइस बना। तेरे लिए छोटा सा अभ्यास, जब भी कोई खबर, अफवाह या याद तुझे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करे, रुक और खुद से पूछ, क्या ये एक आइसोलेटेड केस है या सच में ट्रेंड है? ये पॉज तुझे हाइप से बचाएगा और सच के करीब ले आएगा। चैप्टर 5, हमारा दिमाग जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है, ओवर कॉन्फिडेंस और इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। भाई कभी सोचा है क्यों अक्सर हम अपनी प्रेडिक्शन को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इवन जब बाद में वो गलत निकलती है? यही है ओवर कॉन्फिडेंस। डैनियल कानेमन कहते हैं कि इंसान का दिमाग अपनी नॉलेज और जजमेंट को अक्सर ओवर एस्टिमेट करता है। मान ले, तूने किसी क्रिकेट मैच से पहले कॉन्फिडेंटली कह दिया, आज वैरेट सेंचुरी मारेगा। तेरा टोन ऐसा होगा जैसे तूने फ्यूचर देख लिया हो। लेकिन खेल में अनसर्टेनिटी इतनी है कि कोई भी आउटकम हो सकता है, फिर भी दिमाग तेरी प्रेडिक्शन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस का जाल है। अब आता है दूसरा इल्यूजन, इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। इसका मतलब है कि हमें लगता है कि हमारे पास सही डेटा और सही जजमेंट है, जबकि असलियत में वो अधूरा या बायस्ड हो सकता है। एग्जाम्पल ले, अगर तू किसी बंदे का सीवी पढ़कर या उसकी पहली मीटिंग देखकर स्ट्रांगली मान ले कि हाँ ये बहुत सक्सेसफुल होगा, तू इतना भरोसा कर लेता है कि बाद में बाकी फैक्ट्स इग्नोर करने लगता है। यही है इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों इल्यूजन्स मिलकर हमारे डिसीजंस को कमजोर बना देते हैं। हम अपनी गलतियों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और रिस्क को लाइटली लेने लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हमें ब्लाइंड बना देता है। सोच के देख, अगर कोई इन्वेस्टर बार बार प्रॉफिट कमाता है तो उसे लगने लगता है कि अब उसकी हर प्रेडिक्शन सही होगी। लेकिन जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है, सारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। यही रीजन है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी गलतियां करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? भाई सिंपल है। जब भी तू किसी जजमेंट या प्रेडिक्शन पर बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करे, खुद से पूछ, क्या मेरे पास पूरी जानकारी है या मैं बस गेस को फैक्ट मान रहा हूं? और क्या मैंने ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज पर भी सोचा है? ये छोटा सा पॉज तुझे ग्राउंडेड बना देगा। तेरे लिए छोटा अभ्यास, अपनी किसी भी बड़ी प्रेडिक्शन को हमेशा टेस्ट कर। एग्जाम्पल, अगर तू किसी एग्जाम के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट है, तो खुद से पूछ, मैं किस बेसिस पर इतना श्योर हूं? क्या मैंने रिवीजन पूरी की है या बस फेमिलियर टॉपिक्स को बार बार पढ़कर इल्यूजन बना लिया है? इस सवाल से तू खुद को रियलिटी चेक देगा और ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा। चैप्टर 6, कब इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए और कब फॉर्मूलाज ही सही साबित होते हैं। भाई कई बार तूने महसूस किया होगा कि तेरा दिल कह रहा है यही सही चॉइस है। इसे हम इंट्यूशन या गट फीलिंग कहते हैं। डैनियल कानेमन बताते हैं कि इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो सकती है, लेकिन हर जगह सही नहीं होती। सोच के देख, एक अनुभवी डॉक्टर बिना रिपोर्ट्स देखे भी कई बार सही अंदाजा लगा लेता है कि मरीज को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक सीजन्ड क्रिकेट प्लेयर बिना कैलकुलेशन किए ही समझ जाता है कि गेंद किस दिशा में जाएगी। ये इंट्यूशन काम करती है क्योंकि सालों का अनुभव उनके दिमाग में पैटर्न्स बना चुका होता है। यही एक्सपर्ट जजमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम हर जगह इंट्यूशन को फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं। एग्जाम्पल,
इन्वेस्टिंग में कोई कहे मेरा गट कहता है ये शेयर ऊपर जाएगा। अगर वो बिना डेटा और एनालिसिस के सिर्फ इंट्यूशन पर चले तो नुकसान पक्का है। यही फॉर्मूलाज और स्टैटिस्टिक्स ज्यादा सही साबित होते हैं। डेनियल कानेमन कहते हैं कि ह्यूमन इंट्यूशन कई बायसेस और इल्यूजन्स से प्रभावित होती है। इसीलिए जहां क्लियर डेटा अवेलेबल है वहां फॉर्मूला बेस्ड डिसीजन बेहतर होता है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन गेस करने से बेहतर है कि लॉजिकल मेथड अप्लाई किया जाए। तो सॉल्यूशन क्या है? भाई, इंट्यूशन और फॉर्मूला दोनों की अपनी जगह है। अगर तू किसी फील्ड में एक्सपर्ट है और सालों का अनुभव है तो गट फीलिंग वैल्यूबल है। लेकिन अगर सिचुएशन अनफैमिलियर है, रिस्क ज्यादा है और डेटा अवेलेबल है, तो हमेशा फॉर्मूला और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पर भरोसा कर। तेरे लिए छोटा सा अभ्यास, अगली बार जब तू कोई बड़ा फैसला ले, जैसे पैसे इन्वेस्ट करना या करियर चूज करना, तो खुद से पूछ, क्या मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूं या बस अंदाजे से चल रहा हूं? अगर तेरा आंसर एक्सपर्टीज है तो इंट्यूशन यूज कर सकता है, लेकिन अगर तेरा आंसर नया एक्सपीरियंस है तो फॉर्मूला और डेटा तेरा सबसे बड़ा साथी होगा। चैप्टर 7, नुकसान का डर हमें पकड़ कर रखता है। लॉस अवर्जन और एंडाउमेंट इफेक्ट। भाई, सोच के देख, तूने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी चीज को खोने का डर उसे पाने की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होता है? यही है लॉस अवर्जन। डैनियल कानेमन कहते हैं कि इंसान का दिमाग नुकसान से बचने के लिए दोगुनी ताकत लगाता है जितनी ताकत वो फायदे को पाने के लिए लगाता है। एग्जाम्पल ले, मान ले तूने किसी दोस्त से 500 रुपए उधार दिए। अब जब वो पैसे वापस नहीं करता तो तुझे जितनी तकलीफ होती है उतनी खुशी शायद तुझे 500 रुपए अचानक मिल जाने पर भी नहीं होती। यानी पेन ऑफ लॉस, जॉय ऑफ गेन। यही वजह है कि लोग कई बार रिस्की अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं थोड़ा भी नुकसान न हो जाए। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, एंडाउमेंट इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब कोई चीज हमारी हो जाती है तो हम उसकी वैल्यू जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर देखने लगते हैं। एग्जाम्पल, तूने एक किताब खरीदी 300 रुपए की। अगर कोई तुझसे वो किताब खरीदना चाहे तो तू बोलेगा 500 से कम में नहीं दूंगा। लेकिन वही किताब अगर तेरे पास ना होती और किसी और से लेनी पड़ती तो तू शायद 300 से ज्यादा देने के लिए तैयार ही नहीं होता। ये है एंडाउमेंट इफेक्ट। ओनरशिप हमारे जजमेंट को बदल देती है। प्रॉब्लम यही है, लॉस अवर्जन और एंडाउमेंट इफेक्ट मिलकर हमें रिस्क लेने से रोकते हैं और कई बार हमें एवरेज बना देते हैं। हम सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। तो सॉल्यूशन क्या है? भाई, जब भी तू किसी फैसले से सिर्फ इसलिए बच रहा हो क्योंकि नुकसान हो सकता है, तो खुद से पूछ, क्या ये डर सच में लॉजिकल है या मैं बस लॉस अवर्जन में फंसा हूं? और जब भी तू किसी चीज की वैल्यू बढ़ा चढ़ाकर देख रहा हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तेरी है, तो खुद को न्यूट्रल नजर से इवैल्यूएट करने की आदत डाल। तेरे लिए छोटा सा अभ्यास, अगली बार कोई बड़ा फाइनेंशियल या करियर डिसीजन लेते वक्त फायदे और नुकसान दोनों को लिखकर कंपेयर कर। अगर तुझे लगे कि तू सिर्फ नुकसान के डर से पीछे हट रहा है तो समझ ले तू लॉस अवर्जन के ट्रैप में है। और अगर तुझे लगे कि तू अपनी चीज को बिना वजह ज्यादा वैल्यूएबल मान रहा है तो याद रख, ओनरशिप हमेशा जजमेंट को बायस कर देता है। चैप्टर 8, चीजों को कैसे पेश किया जाता है उससे बदल जाती है हमारी सोच। फ्रेमिंग इफेक्ट। भाई, जरा सोच, एक ही चीज को अगर दो अलग तरीके से पेश किया जाए तो तेरे फैसले बदल सकते हैं। यही है फ्रेमिंग इफेक्ट। डेनियल कानेमन बताते हैं कि इंसान का दिमाग इंफॉर्मेशन को उसके कंटेंट से कम और उसके प्रेजेंटेशन से ज्यादा जज करता है। एग्जाम्पल पकड़, मान ले एक डॉक्टर तुझसे कहे इस ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट 90% है। अब तू आराम से मान जाएगा और बोलेगा ठीक है, करवाते हैं। लेकिन अगर वही डॉक्टर बोले इस ट्रीटमेंट में 10% पेशेंट्स नहीं बचते, तो तू डर जाएगा और शायद मना कर दे। दोनों बातें एक ही हैं, फर्क बस प्रेजेंटेशन का है। यही है फ्रेमिंग इफेक्ट। एक और रिलेटेबल एग्जांपल, मान ले किसी दुकान पर लिखा है बाय 1 गेट 1 फ्री। अब तू खुश होकर ले लेगा। लेकिन अगर वही लिखा हो 2 चीजें सिर्फ 50% प्राइस में, तो तुझे उतना थ्रिल नहीं होगा
इवन अगर दोनों ऑफर्स का मतलब एक ही है। यहां तेरा दिमाग फ्री वाले वर्ड से फ्रेम होकर डिसीजन ले रहा है। प्रॉब्लम यही है, फ्रेमिंग इफेक्ट हमारी सोच को मैनिपुलेट करता है और हमें कई बार गलत डायरेक्शन में धकेल देता है। हम असली कंटेंट एनालाइज करने के बजाय उसके रैपिंग पर फंस जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? भाई, जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिले, खुद से पूछ, क्या मैं इसे वैसे ही देख रहा हूं जैसे ये मुझे दिखाया जा रहा है, या मैं इसे दूसरी तरह से भी सोच सकता हूं? बस ये सवाल तुझे फ्रेमिंग के जाल से बचा सकता है। तेरे लिए छोटा सा अभ्यास, अगली बार जब भी कोई ऑफर, न्यूज या एडवाइस सुने, उसे दो तरीके से फ्रेम कर और फिर फैसला कर। एग्जाम्पल, अगर कोई बोले ये काम रिस्की है, तो खुद से पूछ, क्या इसका मतलब ये भी है कि इसमें रिवॉर्ड हाई हो सकता है? ये सिंपल रिफ्रेम तुझे बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देगा। चैप्टर 9, रिस्क को लेकर हमारा दिमाग 4 अलग पैटर्न में सोचता है। द फोरफोल्ड पैटर्न ऑफ रिस्क एटीट्यूड्स। भाई, एक बात मान, रिस्क हर जगह है। पैसे इन्वेस्ट करने में, करियर चुनने में, यहां तक कि रिश्तों में भी। लेकिन मजेदार बात यह है कि रिस्क को देखते ही हमारा दिमाग हमेशा एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। डैनियल कानेमन कहते हैं कि रिस्क के सामने इंसान 4 अलग अलग पैटर्न में सोचता है। इसे वो कहते हैं द फोरफोल्ड पैटर्न ऑफ रिस्क एटीट्यूड्स। पहला पैटर्न, जब गेन यानी फायदा पक्का हो और रिस्क कम हो, यहां इंसान सेफ खेलता है। एग्जाम्पल, अगर तुझे 100% श्योर हो कि बैंक में एफडी से इंटरेस्ट मिलेगा, तो तू रिस्क फ्री ऑप्शन चुन लेगा, भले स्टॉक मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट क्यों ना मिल रहा हो। दूसरा पैटर्न, जब गेन अनसर्टेन हो, यहां लोग अक्सर गैम्बल कर बैठते हैं। एग्जाम्पल, लॉटरी, पता है चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं, फिर भी लोग टिकट खरीदते हैं क्योंकि दिमाग कहता है क्या पता मैं ही लकी निकलूं। तीसरा पैटर्न, जब लॉस पक्का हो, यहां लोग रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। एग्जाम्पल, अगर किसी पर 10,000 रुपए का फाइन लगना फिक्स है और उसे ऑप्शन मिले कि कॉइन टॉस में चांस ले और हो सकता है फाइन माफ हो जाए, तो ज्यादातर लोग कॉइन टॉस पर दांव लगाएंगे। चौथा पैटर्न, जब लॉस अनसर्टेन हो, यहां दिमाग पैनिक करता है और लोग कई बार जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस पॉलिसीज, लोग ह्यूज प्रीमियम्स भरते हैं सिर्फ इस डर से कि क्या पता फ्यूचर में नुकसान हो जाए। प्रॉब्लम यह है कि रिस्क की असली वैल्यू को समझने के बजाय हमारा दिमाग इन पैटर्न्स में फंसकर कई बार गलत डिसीजंस ले लेता है। हम या तो ओवर सेफ खेल जाते हैं या बेवजह गैम्बल करने लगते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? भाई, रिस्क को हमेशा नंबर्स और फैक्ट्स से देख। ये सोच कि वर्स्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस क्या होगा और बीच में मेरा रियलिस्टिक आउटकम क्या हो सकता है। जब रिस्क को इस तरह एनालाइज करेगा तो तेरा दिमाग फ्रेमिंग और इमोशंस के ट्रैप से बाहर निकलेगा। तेरे लिए छोटा सा अभ्यास, अगली बार जब कोई रिस्की डिसीजन लेना हो, 4 पैटर्न्स को याद कर, खुद से पूछ, क्या मैं अभी रिस्क को बढ़ा चढ़ाकर देख रहा हूं? क्या मैं डर के कारण ओवर सेफ खेल रहा हूं या बस एक्साइटमेंट में गैम्बल कर रहा हूं? ये सवाल तुझे बैलेंस्ड डिसीजन तक ले जाएगा। चैप्टर 10, हमारा दिमाग पैसों को अलग अलग खांचों में बांट देता है। मेंटल अकाउंटिंग और इमोशनल डिसीजन मेकिंग। भाई, सोच के देख, पैसे तो पैसे हैं, है ना? लेकिन दिमाग उन्हें एक जैसा ट्रीट नहीं करता। डेनियल कानेमन कहते हैं कि इंसान पैसों को मेंटल अकाउंट्स में बांट देता है और फिर उन अकाउंट्स के हिसाब से अलग अलग डिसीजंस लेता है। यही है मेंटल अकाउंटिंग। एग्जाम्पल पकड़, मान ले तूने मूवी टिकट खरीदी 300 रुपए की, थिएटर पहुंचकर पता चला टिकट खो गई है। अब तू कहेगा, यार 300 पहले ही गया, अब दोबारा टिकट लेने का मन नहीं। लेकिन अगर तूने 300 रुपए कैश खो दिया होता और फिर टिकट खरीदने का ऑप्शन होता, तो शायद तू टिकट खरीद लेता। सोच एक ही है, पैसे गए 300 ही, लेकिन दिमाग ने अलग अलग अकाउंट बना लिया। एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल, बोनस इनकम। मान ले सैलरी के साथ तुझे 10,000 एक्स्ट्रा बोनस मिला। अब तू इस पैसे को लग्जरी पर खर्च करेगा, शॉपिंग, पार्टी, ट्रैवल, क्योंकि दिमाग इसे फ्री मनी मान रहा है। लेकिन वही 10,000 सैलरी में आता तो शायद तू उसे सेव कर लेता। यही है मेंटल अकाउंटिंग का खेल। अब आता है दूसरा ट्रैप, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। हमारा दिमाग कई बार लॉजिक से नहीं,
भावनाओं से डिसीजन करता है। एग्जाम्पल, तूने किसी कंपनी का शेयर लिया, अब उसका प्राइस गिर रहा है। लॉजिक कहता है बेच दे, नुकसान और बढ़ेगा। लेकिन इमोशंस कहते हैं नहीं, होल्ड कर, एक दिन वापस बढ़ेगा। और इसी चक्कर में कई लोग बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। प्रॉब्लम यही है, मेंटल अकाउंटिंग और इमोशनल डिसीजन मेकिंग मिलकर हमें इरेशनल चॉइसेस करने पर मजबूर कर देते हैं। हम पैसों और रिसोर्सेज को सही जगह यूज नहीं कर पाते। तो सोल्यूशन क्या है? भाई सिंपल है, पैसे को हमेशा एक ही नजर से देख, चाहे वो सैलरी हो, बोनस हो या लॉटरी। और डिसीजन लेते समय खुद से पूछ, क्या मैं ये चॉइस इमोशन से कर रहा हूं या लॉजिक से? अगर आंसर इमोशन है तो रुक और दोबारा सोच। तेरे लिए छोटा सा अभ्यास, जब भी तू फाइनेंशियल या पर्सनल डिसीजन ले, एक बार लिख कर देख, ये पैसा या रिसोर्स कहां से आया और मैं इसे कहां लगाना चाहता हूं। ये लिखने की क्लैरिटी तुझे इमोशनल ट्रैप से बाहर निकालेगी। की टेकअवेज, वो सबक जो तेरी सोच और जिंदगी बदल देंगे भाई। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें सिर्फ साइकोलॉजी नहीं सिखाती, ये हमें मिरर दिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कहां कहां हमें धोखा देता है। अब मैं तेरे लिए 4 बड़े सबक निकाल कर रखता हूं, जो अगर तू जेन्युइनली अप्लाई कर ले तो तेरा डिसीजन मेकिंग, करियर, रिलेशनशिप्स और पूरी लाइफ अपग्रेड हो सकती है। पहला सबक, हर सोच पर भरोसा मत कर, पहले सोर्स चेक कर। तेरा सिस्टम 1 इंस्टेंट जजमेंट्स देता है, पहली नजर, पहली खबर, पहली आवाज। लेकिन ये अक्सर शॉर्टकट्स लेते हैं। अगर तू हर डिसीजन उसी पर छोड़ देगा तो बार बार गलतियां करेगा। सही यही है कि जहां मामला बड़ा हो, करियर, पैसों का, रिश्तों का, वहां सिस्टम 2 को एक्टिवेट कर और गहराई से सोच। दूसरा सबक, आसान दिखने वाली जानकारी हमेशा सच नहीं होती। कॉग्निटिव ईज हमें इल्यूजन में डाल देती है। जो चीज बार बार सुनी हो या सिंपल लगे, हम तुरंत मान लेते हैं कि यह सही है। लेकिन जिंदगी में ग्रोथ उन्हीं को मिलती है जो हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या यह सच है या बस फैमिलियर लग रहा है। तीसरा सबक, नुकसान का डर तुझे पीछे खींचता है। लॉस अवर्जन और एंडाउमेंट इफेक्ट तुझे सेफ जोन में फंसाए रखते हैं। तू रिस्क लेने से डरता है और अपनी चीजों को जरूरत से ज्यादा वैल्यूएबल मानता है। लेकिन याद रख, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर है। रिस्क से भागने वाला एवरेज रह जाता है, रिस्क समझकर लेने वाला लीडर बनता है। चौथा सबक, प्रेजेंटेशन तेरी सोच बदल देता है। फ्रेमिंग इफेक्ट हमें बार बार मैनिपुलेट करता है। एक ही फैक्ट को अलग अंदाज में बोल दिया जाए और हम अलग अलग डिसीजंस ले लेते हैं। इसलिए हर इंफॉर्मेशन को 2 बार फ्रेम कर, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल से, तभी तुझे असली ट्रूथ दिखेगा। भाई, अगर तू इन 4 लेसन्स को सीरियसली प्रैक्टिस कर ले तो सोच के देख, तेरे डिसीजंस शार्प हो जाएंगे, तेरी चॉइसेस ज्यादा क्लियर होंगी और तू जिंदगी को ऑटो पायलट पर नहीं, कंट्रोल में जी पाएगा। अब तेरी जिंदगी बदलने का असली प्लान भाई सुनना। नॉलेज अच्छी है, लेकिन नॉलेज बिना एक्शन वैसी है जैसे हाथ में बीज हो और तू उन्हें जमीन पर गिराने की मेहनत ही ना करे। डेनियल कानेमन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो तुझे तेरे दिमाग का एक्सरे दिखाती है, पर अब जरूरत है इसे अपनी डेली जिंदगी में उतारने की। इसीलिए तेरे लिए यहाँ है एक 7 डे एक्शन प्लान, छोटे छोटे स्टेप्स जो तू आज से ही शुरू कर सकता है। डे 1, अपनी सोच को ऑब्जर्व कर। आज पूरे दिन बस नोटिस कर कि तू कितनी बार ऑटो पायलट पर फैसले ले रहा है। जब तू जल्दी जल्दी रिप्लाई देता है, जब बिना सोचे शॉपिंग कर लेता है, या जब किसी इंसान को पहली नजर में जज करता है, बस लिख ले। आज का मिशन सिर्फ अवेयरनेस है। डे 2, रुकने की आदत डाल। आज से जब भी बड़ा फैसला लेना हो, तुरंत रिएक्ट मत कर। खुद से पूछ, क्या यह सिस्टम 1 बोल रहा है या सिस्टम 2? सिर्फ 10 सेकंड रुकने से ही तेरा दिमाग काम हो जाएगा और तू गलती करने से बचेगा। डे 3, अपनी बिलीफ्स को टेस्ट कर। आज एक ऐसी चीज चुन जिस पर तू बहुत कॉन्फिडेंट है, जैसे एग्जाम की तैयारी, किसी दोस्त की ऑनेस्टी या किसी इन्वेस्टमेंट की सफलता। फिर खुद से पूछ, क्या मेरे पास सच में फैक्ट्स हैं या मैं बस फेमिलियर लगने की वजह से मान रहा हूं? यह स्टेप तुझे कॉग्निटिव ईज और ओवर कॉन्फिडेंस से बचाएगा। डे 4, फ्रेमिंग को पकड़ना सीख। आज से किसी भी इंफॉर्मेशन को 2 एंगल से देख,
अगर कोई कहे 90% चांस सक्सेस है, तो खुद से पूछ, मतलब 10% चांस फेलियर भी है। हर खबर, हर ऑफर को रिफ्रेम करके देख। इससे तू मैनिपुलेशन से बचेगा। डे 5, लॉस अवर्जन को चैलेंज कर। आज छोटे से रिस्क लो, जैसे किसी न्यू स्किल में टाइम इन्वेस्ट करना, किसी नए दोस्त से बात करना या एक छोटा फाइनेंशियल स्टेप लेना। ये छोटा सा रिस्क तुझे सिखाएगा कि हर लॉस दुनिया का अंत नहीं होता, बल्कि ग्रोथ का नया दरवाजा होता है। डे 6, पैसे को न्यूट्रल नजर से देख। आज अपने खर्चों को लिख और चेक कर कि तू कहां मेंटल अकाउंटिंग में फंसा हुआ है। क्या तू बोनस को लग्जरी पर वेस्ट कर रहा है? क्या तू लॉस को सिर्फ इसलिए होल्ड कर रहा है क्योंकि तुझे एक्सेप्ट नहीं करना कि वो जा चुका है? पैसों को हमेशा एक ही खाते में देखना सीख। डे 7, हफ्ते का रिफ्लेक्शन। आज बैठ और सोच, इस हफ्ते तेरी सोच कितनी बदली? कौन सा स्टेप सबसे यूजफुल लगा? कहां कहां तूने गलती पकड़ी? और आने वाले हफ्ते में किन स्टेप्स को दोहराना है? रिफ्लेक्शन तुझे क्लैरिटी देगा, और ये क्लैरिटी ही तेरे अंदर परमानेंट चेंज लाएगी। भाई, ये 7 दिनों का छोटा सा प्लान अगर तू ऑनेस्टली फॉलो कर ले, तो सोच के देख, तेरा दिमाग अब तुझे कंट्रोल नहीं करेगा, तू अपने दिमाग को कंट्रोल करेगा। तू ऑटो पायलट पर जीने वाला एवरेज इंसान नहीं रहेगा, बल्कि वो आदमी बनेगा जो अपने फैसलों का मालिक है। और जाते जाते बस इतना याद रख, जिंदगी बदलने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए। जिंदगी बदलती है छोटे छोटे डिसीजन से, जो तू रोज कॉन्शियसली लेता है। इस किताब के लेसन्स तेरे पास अब हथियार की तरह हैं। अब ये तेरे ऊपर है, उन्हें शोकेस में सजा कर रखेगा या जिंदगी की लड़ाई में इस्तेमाल करेगा। तो भाई, अगर इस वीडियो ने तुझे एक भी नया पर्सपेक्टिव दिया हो, तो इसे लाइक कर, शेयर कर और चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब कर। अगली समरी में हम फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ, जो तेरी सोच को और लेवल ऊपर ले जाएगी।